हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं निर्णायक बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा डिस्कस का टॉपिक है वो है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस फॉर साइट सिलेक्शन, यानी स्थान चयन हेतु लागत लाभ विश्लेषण। जब भी कोई परियोजना स्टार्ट होती है तो सबसे पहले स्थान चयन की समस्या आती है कि किस जगह हमारी परियोजना को स्टार्ट किया जाए। उसके लिए बहुत सारे और भी फैक्टर काम करते हैं जिनको ध्यान में रखते हुए किसी साइट का क्या किया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है। उसके बाद में हम थोड़ा सा देखते हैं कि लागत लाभ विश्लेषण की पे आते हैं तो देखते हैं कि लागत क्या रहेगी, क्या हमारी लाभ की कंडीशन क्या रहेगी। तो इन दोनों जो फैक्टर है इनका बहुत बड़ा रोल रहता है चयन के बाद में। अब यदि चयन ही कर लेते हैं हम किसी साइट का तो वहाँ लागत लाभ की कंडीशन का बिल्कुल ये सोच विचार करना पड़ता है कि लागत कितनी लगेगी, लाभ की कंडीशन क्या रहेगी। तो इस हेतु कुछ विशेष प्रकार के पॉइंट्स हैं जिनको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जिनके बारे में जिनको डिस्क्राइब करेंगे, जो कि लागत और लाभ से ही जुड़े हुए हैं, जिनसे कि लागत और लाभ हमारा क्या होता है, प्रभावित होता है। तो वो ऐसे पॉइंट होंगे जिनसे हमारा लागत लाभ क्या होता है, इफेक्टेड होगा। और वो पॉइंट्स है, सबसे पहला वो है श्रम का, श्रम की उपलब्धता। इसमें पहला ही पॉइंट लेते हैं इसका कि आपने जहां संयंत्र स्थापित किया है वहाँ पर क्या श्रम आपको आसानी से उपलब्ध होता है। श्रम का मतलब यहाँ श्रमिक से है, श्रम का मतलब यहाँ श्रमिक से। तो क्या आपको श्रमिक आसानी से मिल जाता है, कैसी उसकी उपलब्धता रहती है, तो पहली चीज़ यही आती है। उसके बाद में जो श्रम के बारे में जो विशेष बात आती है वो है प्रशिक्षण लागतें। यदि बात करें प्रशिक्षण लागत की, क्योंकि श्रमिकों को ट्रेंड भी करना पड़ता है। अलग अलग व्यवसायों में अलग अलग प्रकार के जो व्यवसाय होते हैं उनमें क्या है, श्रमिकों को अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। यदि फायर से जुड़ा हुआ कोई व्यवसाय है तो उसमें फायर से संबंधित ट्रेनिंग दी जाएगी। यदि फर्नीचर से जुड़ा हुआ उद्योग है तो फर्नीचर से संबंधित उसमें उनको गाइड किया जाता है। तो हर व्यवसाय में जो श्रमिक होते हैं उनको क्या है, ट्रेंड करना पड़ता है। तो ट्रेंड के लिए हम बात करें कि लागत लगती है। अब उसके लिए भी एक चीज़ होती है कि जो श्रमिक है उसका इतना तो IQ होना चाहिए, नहीं उतना तो लेवल होना चाहिए जो हम उसको सिखाना चाह रहे हैं वो सीख पाए। ठीक है। अब इसमें एक बड़ी दिक्कत ये होती है कि कुछ श्रमिक थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते हैं, कुछ उनसे भी ज़्यादा होते हैं। सपोज ये कुछ श्रमिक 5वीं क्लास पढ़े हुए हैं, कुछ 8वीं तक पढ़े हुए हैं, तो कुछ 10वीं पास है, तो कुछ है जो 12वीं पास है, और कुछ ट्रेंड लेबर भी होते हैं जो इससे कि ITI के होते हैं। तो इस तरीके से जो लेबर है हमें मिल जाते हैं। तो उनको बहुत सोच समझ के क्या देना पड़ता है, ट्रेनिंग देना पड़ता है। अब इसके लिए भी बड़ी दिक्कत आती है। यदि आप किसी ऐसे फील्ड से संबंधित ट्रेनिंग देना चाह रहे हो जहाँ पे 10वीं पास से ज़्यादा है, वैसे लोगों की आवश्यकता होगी। ठीक है। तो वहाँ यदि श्रमिक आप जिस जगह हमने जिस साइट का सिलेक्शन किया है वहाँ अमूमन लोग क्या है, कम पढ़े लिखे हैं, 7वीं 8वीं 5वीं तक ही पढ़े लिखे हैं, तो वहाँ फिर लेबर की दिक्कत आ जाती है। तो ये ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो श्रमिकों के लिए एक बड़ी समस्या का एक कारण है कि श्रमिक हमें मिल नहीं पाते हैं। तो जिस टाइप के हमें श्रमिक चाहिए वो हमें नहीं मिले तो वो भी एक बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि हम जिस टाइप के श्रमिक मिल रहे हमारे पास, हम उनको ट्रेंड करके हम कुछ अच्छे लाइन में डालना चाह रहे हैं तो वो हमें मुश्किल दिक्कतें की देने वाले होंगे। तो इसलिए एक बड़ा टॉपिक होता है कि प्रशिक्षण लागतें। और यदि प्रशिक्षण लागतें ज़्यादा लग जाए तो वो भी एक दिक्कत की बात है। यदि प्रशिक्षण लागतें यदि कम लगेगी तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। यदि श्रमिकों को वही ट्रेंड कर दिया जाए साइट पे ही तो एक अच्छी बात होती है जिसमें कि लागत कम लगेगी। लेकिन यदि श्रमिकों को बाहर भेज करके साइट से जो साइट एरिया है वहाँ से उनको कहीं दूर भेज दिया जाए ट्रेनिंग के लिए तो फिर आने जाने का, रहने का किराया भाड़ा और भी वो खर्चा बढ़ जाता है। तो वो एक दिक्कत की चीज़ें हैं। तो प्रशिक्षण लागतें भी कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। भावी श्रमिक,
एक चीज़ और आती है इसमें, वो है भावी श्रमिक। यदि भावी श्रमिक का मतलब है आने वाले समय में क्या इस क्षेत्र से हमें और श्रमिक मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते हैं, तो ये बहुत सोच विचार वाला विषय है। यदि भावी श्रमिकों की यदि मात्रा अच्छी हो तो वो साइट सिलेक्शन है वो क्या हमारा फेवर में रहता है, अदरवाइज क्या रहेगा, वो अनफेवर में रहेगा, क्योंकि हमें श्रमिक ही नहीं मिलेंगे, माल पड़ा रहेगा, उसको तैयार माल में बदलते कौन है, श्रमिक ही बदलते हैं, तो वो एक बड़ी दिक्कत का मैटर हो जाता है। तो इसलिए जो श्रमिक है भावी, यानी आगे आने वाले टाइम में हम नया काम करेंगे तो उसके लिए भी हमें श्रमिक मिलने चाहिए। तो भावी श्रमिकों का उपलब्धता है वो भी कैसे रहनी चाहिए, अच्छी रहनी चाहिए। तो ये कुछ थे श्रमिकों के लिए। तो इस तरीके से सबसे पहले उपलब्धता, फिर प्रशिक्षण लागतें, और जो इसके बाद हमारा टॉपिक है वो था भावी श्रमिक। इसके बाद में जो चीज़ है वो है भाड़ा लागतें। अब यदि हम बात करें भाड़ा लागते की, भाड़ा है आने और जाने दोनों का है, आना और जाना, यानी दोनों प्रकार के जो इन और आउट दोनों ही प्रकार का, यदि माल कच्चा माल लेके आएंगे और तैयार माल लेके जाएंगे, तो यदि उसकी लागत है यदि ज़्यादा लग रही है तो हमारा बेनिफिट कम हो जाएगा और लागत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो साइट सिलेक्शन करते वक्त ये बहुत सोचना पड़ेगा हमें। तो इसके बाद में है बाजार समीपता, बाजार नज़दीकता भी कह सकते हैं इसको। यदि बाजार नज़दीक हो, पास हो, समीप हो, तो उस कंडीशन में हमें बेनिफिट ज़्यादा ही होने। क्यों? क्योंकि हमें ज़्यादा दूर जाकर के माल नहीं बेचना पड़ेगा, हमें नज़दीक में ही माल जाकर बेचना पड़ेगा, जिससे कि हमारी जो भाड़ा लागतें हैं वो भी कम हो जाएगी और जो अन्य लागतें हैं वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसलिए बाज़ार की समीपता से हम ज़्यादा माल सप्लाई कर सकते हैं उस क्षेत्र में। यदि बाज़ार यदि कहीं दूर है तो वहाँ पर माल हमें ले जाना पड़ता है, फिर वहाँ हमें जाकर के सेल करना पड़ता है, उस एरिया की थोड़ी हमें जानकारी करनी पड़ती है, मार्केट में सर्वे करवाना पड़ता है कि हमारा माल इस साइड में बिकेगा नहीं बिकेगा। जबकि नज़दीक में यदि ऐसी कंडीशन हो तो वहाँ हम आसानी से, जो कंपनी है जो क्या करती है, अपने वर्कर भेज करके सर्वे करवा लेते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट की डिमांड कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी, तो वहाँ क्या है जल्दी सप्लाई हो जाती है और अच्छे तरीके से काम कर पाती है। तो इसलिए बाज़ार की समीपता कहीं पॉजिटिव होती है, तो बाज़ार कहीं दूर हो गए तो वो क्या होगा, थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट भी समझा जाता है। तो इस तरीके से बाज़ार की नज़दीकता या समीपता भी लागत और लाभ को प्रभावित करती है। नज़दीकता से लाभ बढ़ता है तो दूर से लागत बढ़ती है। अगला जो पॉइंट है वो है कच्चे माल की नज़दीकी। यदि कच्चा माल हमें नज़दीक ही मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है, तो वो हमारे लिए कहीं न कहीं फ़ायदेमंद होता है। यदि दूर से मंगवाते हैं तो लागत बढ़ जाती है। ट्रांसपोर्टेशन की जो लागत होती है, वो जो माल की जो लागत है टोटल माल की, उसको कहीं न कहीं इफेक्ट करती है और हमें फिर वो क्या लागत उसमें ऐड करके माल को सेल करते हैं तो उसकी रेट भी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से जो कच्चा माल है वो क्या मिल जाना चाहिए, आसानी से मिल जाना चाहिए, नज़दीक ही मिल जाना चाहिए। यदि नज़दीक नहीं है, दूर से मंगा रहे हैं, तो हमारे प्रोडक्ट की जो लागत वो बढ़ेगी, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरीके से कच्चे माल की यदि नज़दीकी है तो हमारा प्रॉफिट अधिक बढ़ जाएगा और यदि दूरी है तो हमारी लागत है वो बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हमारा ये चौथा पॉइंट खत्म होता है। पांचवें पॉइंट पे चले तो वो है क्षय निस्तारण में आसानी। यदि स्क्रैप करें, कचरा, कोई भी कंपनी काम करती है तो निश्चित रूप से कूड़ा करकट कचरा भी प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ कहीं न कहीं बहुत बड़ी मात्रा में इकट्ठा होता है। यदि वो शहर से कहीं या अपने जो साइट्स जो स्थल होता है वहाँ से कहीं दूर ले जा करके डालना पड़े तो उसकी लागत बढ़ जाती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में माल भर के ट्रकों में कचरा होता है, दूर डालना पड़ता है, ठीक है, तो उसके आने जाने का जो किराया भाड़ा है वो बढ़ जाता है। तो इस तरीके से ये भी दिक्कत होती है कि जो क्षय निस्तारण यानी जो स्क्रैप
स्क्रैप है, कचरा है, उसको या तो नज़दीकी डाल कहीं जला दिया जाए तो वो एक अच्छी चीज़ है। और यदि कहीं दूर कई किलोमीटर दूर जाकर के यदि उसको नष्ट किया जाता है तो उस कंडीशन में वो क्या है, एक परेशानी का कारण बन जाता है और लागतें क्या हो जाती है, हमारी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हमारे पॉइंट खत्म होता है। तो इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है संयंत्र एवं गोदामों की नज़दीकी। यदि संयंत्र और गोदाम यदि पास पास में ही होते हैं, ज़्यादा दूर नहीं हो, तो लागतें क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो संयंत्र, हमने जो कारखाना लगा रखा है, गोदाम से वहाँ कच्चा माल वहाँ से नज़दीक लेके आते, तैयार माल वहाँ जाकर कहीं के आसपास में शिफ्ट कर देते हैं हम, तो वो क्या है, लागत का जो अंतर होता है आसपास में, तो वो क्या कम हो जाता है। लेकिन यदि हमारा गोदाम और संयंत्र अलग अलग है, कहीं दूर है, यदि कई किलोमीटर का अंतर आ जाए, तो उस कंडीशन में कच्चा माल वहाँ से वहाँ लेके आना और तैयार माल इस जगह से वहाँ छोड़ के आना, तो उसकी लागत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इस तरीके से संयंत्र गोदामों के नज़दीकी से बेनिफिट बढ़ता है और दूरी से लागत बढ़ती है। तो इस तरीके से हमारा ये छठा पॉइंट क्या होता है, समाप्त होता है। इसके बाद हमारा सातवां पॉइंट है, वो है शक्ति। शक्ति के साधन। कारखाना चलता है तो उसमें क्या है, शक्ति की ज़रूरत पड़ती है। शक्ति का हम बात करें तो बिजली की बात कर लेते हैं। ठीक है, बिजली के बिना कारखाना नहीं चलता है। इसके अलावा यदि बिजली की व्यवस्था नहीं है तो जनरेटर के द्वारा कारखाना चलाया जाता है। जनरेटर बड़े बड़े जनरेटर होते हैं जो पेट्रोल डीजल से भी चलते हैं। तो इस तरीके से यदि पर्याप्त मात्रा में यदि शक्ति के साधन उपलब्ध हो तो कारखाना ईजी वे में चलता है, आसानी से चल पाता है, लागतें कम होती है। और यदि ऐसा हो कि बिजली बार बार चली जाती है फुल, जैसे मान लो यदि बात करें कि कम से कम कारखाने को 8 घंटे बिजली एक कंटिन्यू नहीं मिल पाती है, तो फिर वो दिक्कत होती है, क्योंकि फिर लेबर बैठ रहती है, कारखाना चलेगा तब लेबर काम करती है। तो इसलिए तो ये काम है कि शक्ति के साधन यानी जो बिजली वगैरह है या पेट्रोल डीजल वगैरह ये चीज़ें हैं, तो वो क्या है, आसानी से उपलब्ध हो जाए संस्थान को या अपने कारखाने पर, तो वो क्या है, टाइम टू टाइम क्या करेगा, अपना कारखाना चलेगा और उसमें प्रोडक्ट तैयार होगा अच्छे से। और यदि बीच में गैप आ गया, बिजली की दिक्कत हो गई या जनरेटर नहीं चला पाए, तो उस कंडीशन में क्या है, काम नहीं चलेगा तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम होगा तो फिर क्या, लॉस होगा। तो लोगों को, लेबर को बिठा करके पैसे देने पड़ेंगे, सेलिंग में भी दिक्कत हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लॉस की कंडीशन है। तो शक्ति के साधन अच्छे से है तो बेनिफिट बढ़ता है और कम है तो लॉस बढ़ता है, यानी लागत बढ़ जाती है। बात करें अगले पॉइंट की, जल संसाधन यदि पर्याप्त मात्रा में नहीं हो तो भी लागत बढ़ती है। जल संसाधन पर्याप्त मात्रा में हो तो लागत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कुछ तो ऐसे ही प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे हाइड्रो पावर की बात करें तो वो जल संसाधन के बिना नहीं चल पाता है, तो वहाँ पानी की अच्छी आपूर्ति होनी चाहिए जिससे कि वो प्लांट है जो अच्छे से चल पाए। इससे भी बहुत सारे ऐसे कुछ जुड़े हुए चीज़ें हैं जो, हाँ, अपने को क्या है, जल की तो ज़रूरत रहेगी ही रहेगी। तो इसलिए जल संसाधन की पर्याप्तता बहुत ज़रूरी है। यदि हम जल की बात करें तो यदि लेबर के लिए, इसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जहां उनकी धुलाई होती है। ठीक है, यदि हम बात कर लेते हैं ऊनी वस्त्रों की और की ऊन की, तो ऊन कहीं जाती है तो उनकी धुलाई होती है, कटाई छटाई धुल के। और इसके अलावा चमड़े के उद्योग है तो वहाँ उन चमड़े की साफ सफाई, उनकी छटाई यानी उनकी धुलाई होती है। तो इस तरीके से ये बहुत सारे उद्योग नहीं चल पाएंगे, तो इसलिए पानी की बहुत ज़रूरत होती है। इसके अलावा बहुत बड़ी मात्रा में यदि लेबर काम कर रहे हो तो पानी के बगैर तो काम नहीं कर पाएंगे वो। तो पानी की मात्रा क्या होनी चाहिए, पर्याप्त होनी चाहिए। तो किसी भी क्षेत्र का जब सिलेक्शन किया जाता है तो वहाँ सबसे पहले ये देखा जाता है कि क्या जल की पर्याप्त मात्रा यहाँ उपलब्ध हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। तो ये एक बड़ा पॉइंट होता है जल। तो जल संसाधन है वो क्या होने चाहिए, पर्याप्त मात्रा में होंगे तो वहाँ बेनिफिट होगा, यदि अपर्याप्त होंगे तो कहीं ना कहीं उनको हानि उठानी पड़ेगी, लागत बढ़ जाएगी हमारी है। तो इस तरीके से हमारा पॉइंट क्या होता है, समाप्त होता है। इसके बाद है स्थानीय सरकार और कर। यदि सरकार, स्थानीय जो सरकार होती है, जिस क्षेत्र में हमने अपना कारखाना सेट कर रखा है, वो यदि लचीलापन अपनाती है तो, या हमारे जो संस्थान है, जो कारखाने के प्रति है, जो कंपनी के प्रति है, तो थोड़ा सा इजी होती है, तो लागतें क्या हमारी कम होती है। अदरवाइज़
लागतें बढ़ जाती है। और इसी प्रकार से यदि टैक्स वैक्स की बात करें, यदि सरकार इस तरीके की सोच रही है, संस्थान को टैक्स में छूट देती है और देती है, तो इस तरीके से क्या करती है, यदि कार्यकलाप हो तो क्या है, बेनिफिट मिल जाता है। और यदि टैक्स बढ़ा दे तो फिर लागत वाली बात आ जाती है। तो इस तरीके से सरकार का सहयोग एवं करों की दृष्टि से देखा जाए तो इनसे जुड़ा हुआ थोड़ा सा हमें हेल्प मिले तो बेनिफिट बढ़ेगा, अदरवाइज क्या होती है, कॉस्ट बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये थे हमारे इसके पॉइंट। और लास्ट पॉइंट्स की यदि बात करें तो वो है सरकारी प्रेरणाएं। सरकारी प्रेरणाओं की बात करें तो यदि सरकार किसी क्षेत्र विशेष को डेवलप करना चाह रही है तो क्या है, उस क्षेत्र में उद्योग धंधों को क्या है, बढ़ावा देने के प्रयास करती है, प्रेरित करती है उद्योग धंधों को लगाने के लिए। उसमें वो विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भी देती है, छूट भी देती है उस क्षेत्र में काम करने के लिए। तो यदि ऐसा कुछ हमें मिलता है किस क्षेत्र से तो वहाँ बेनिफिट हो जाता है। और यदि सरकार ऐसा किस प्रकार की प्रेरणादायक और कोई कार्य नहीं करे तो उस कंडीशन में क्या होगा, लॉस बढ़ेगा, लागत बढ़ेगी। तो इस तरीके से जो मुख्य कारक है जिनकी वजह से लागत और लाभ कहीं न कहीं प्रभावित होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।